खड़ा था, जिसे देखकर सिमोन आगे बढ़ी। सड़क पर कई कारें खराब हालत में पड़ी थीं और चारों तरफ जंगल उग चुका था। सिमोन ने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती रही। वह उस हॉस्पिटल तक पहुंची जहां लोगों को सुरक्षित रखा गया था। कई बार आवाज लगाने के बाद भी वहां कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर जब सिमोन अंदर जाकर देखती है तो वहां का नजारा पूरी तरह से तबाही में बदल चुका था। चारों तरफ हर चीज बर्बाद पड़ी थी और जमीन पर जगह जगह लोगों की लाशें बिखरी हुई थी। तभी अचानक से उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है। डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए सिमोन पास वाले एक कमरे में जाकर छिप जाती है। कुछ देर बाद जब बाहर सब शांत हो जाता है तो वह धीरे धीरे बाहर निकलती है और वापस अपने बंकर में लौट आती है। वहां पहुंचकर सिमोन तुरंत रेशमस को सब कुछ बताती है कि बाहर की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है। अब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो इस जगह से निकलकर किसी और बंकर में जाना पड़ेगा जो इसी सिटी के अंदर कहीं मौजूद है। ये सुनकर रेशमस अगले ही दिन सिमोन के साथ बाहर जाकर दूसरा बंकर ढूंढने का डिसाइड करता है। वो दोनों अगले दिन निकलने की तैयारी करके सोने चले जाते हैं, लेकिन रात में अचानक कुछ गड़बड़ होने लगती है। बंकर का ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगता है और दोनों में से किसी को भी इसका अंदाजा नहीं होता। कुछ ही देर में सिमोन कम ऑक्सीजन की वजह से बेहोश हो जाती है, मगर किस्मत से रेशमस को सही समय पर अलार्म्स की आवाज सुनाई दे जाती है। वह तुरंत सिमोन को उठाता है और उसे लेकर जल्दी से बंकर के बाहर भागता है। अब वह दोनों बिना पीपीई किट के बाहर आ चुके थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन्हें किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। इसका मतलब साफ था, अब वो बिना सूट के भी बाहर सरवाइव कर सकते थे। लेकिन तभी अचानक कुछ लोग उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। असल में यही लोग थे जिन्होंने सिमोन को पहले बाहर घूमते हुए देखा था, और जब वह वापस बंकर में लौटी थी तो इन्हीं लोगों ने उनकी ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया था ताकि दोनों को होस्टेज बनाकर अंदर का राशन लूटा जा सके। वो लोग सिमोन और रेशमस को गन पॉइंट पर अंदर के एक कमरे में बंद कर देते हैं और खुद बंकर में खाने पीने का सामान ढूंढने लगते हैं। लेकिन क्योंकि सिमोन और रेशमस का राशन पहले ही खत्म हो चुका था, उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर उनका लीडर मार्टिन गुस्से में आकर सिमोन और रेशमस को बंद करके वहां से जाने लगता है। अब अगर वो अंदर ही बंद रहते तो उनकी जान पक्की चली जाती। इसलिए सिमोन एक गिलास पर लिखकर बताती है कि उसे पता है कि खाने का स्टॉक कहाँ मिल सकता है। इतना लिखने के बाद वह जानबूझकर उस पैड को तोड़ देती है जिसमें बाकी बंकर्स का नक्शा था। अब मार्टिन के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि अगर उसे राशन चाहिए था तो उसे सिमोन और रेशमस को बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकियों की लोकेशन सिर्फ सिमोन के दिमाग में थी। इसी बीच मार्टिन की नजर सिमोन पर जाती है और वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। जब वह एक सोल्जर हुआ करता था, उस वक्त उसे आदेश मिला था कि वह एक ब्रिज पर तैनात रहकर उस शहर से किसी को भी बाहर जाने न दे ताकि इन्फेक्शन फैल न सके। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आपको कहानी अच्छी लग रही है, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। लेकिन एक दिन ड्यूटी के दौरान मार्टिन को एक औरत दिखती है जो अपने बच्चे को गोद में लेकर ब्रिज के नीचे से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। मार्टिन उसे रोकने के लिए हवा में कई शॉट्स फायर करता है, लेकिन वह औरत नहीं रुकती। वो हिम्मत से शहर के बाहर निकल जाती है। उस वक्त मार्टिन ने उस पर दया दिखाई थी, इसलिए उसने उसे गोली नहीं मारी। कुछ देर बाद उसके साथियों ने उसे पास के टेंट में बुलाया जहां सब सोल्जर्स रह रहे थे। वहां जाकर मार्टिन को पता चलता है कि वही औरत जिसे उसने जाने दिया था दरअसल इन्फेक्टेड थी और उसके जाने के बाद से टेंट में मौजूद कई लोग इन्फेक्शन की वजह से मर चुके थे। यह सुनकर मार्टिन टूट जाता है। उसके आखिरी साथी की मौत के साथ ही उसका सब्र भी खत्म हो जाता है। उसी पल उसने ठान लिया कि अब वह कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी हालात में क्यों ना हो। अब उसके लिए सर्वाइवल ही सबसे बड़ा नियम था। इतनी बातें याद करने के बाद मार्टिन प्रेजेंट टाइम में वापस आता है और सिमोन की डील को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन उनके पास खाने का कुछ भी नहीं बचा है और बिना फूड के वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर आखिरकार मार्टिन को सिमोन की बात माननी पड़ती है। वह सिमोन और रेशमस को आजाद करवाकर अपने साथ बाहर ले जाता है। कई सालों बाद जब सिमोन और रेशमस बंकर से बाहर निकलते हैं तो बाहर की हवा और रोशनी देखकर दोनों के चेहरे पर राहत झलक उठती है। इतने लंबे समय बाद बाहर आना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। थोड़ी देर बाद जब वे मार्टिन और उसकी टीम से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब दुनिया में फूड और वाटर की इतनी कमी हो गई है कि लोग जिंदा रहने के लिए इंसानों को भी मारकर खा रहे हैं। ये सुनकर सिमोन और रेशमस दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी अचानक कुछ दूर एक और ग्रुप नजर आता है। वो लोग अपने थर्मल सेंसर ड्रोन से इलाके में इंसानों को ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें पकड़कर मार सकें। ये देखते ही मार्टिन ने झट से सबको एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दिया, जिससे उनकी बॉडी हीट ड्रोन कैमरा में दिखाई न दे। लेकिन पास में ही दो और सर्वाइवर्स मौजूद थे, जिनमें से एक लड़की भागते हुए सिमोन और बाकी सबके सामने आ जाती है। सिमोन उस लड़की की मदद करना चाहती है, लेकिन मार्टिन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि किसी अजनबी की मदद करना उनकी पूरी टीम के लिए रिस्क बन सकता है। पर उसी वक्त
उसकी टीम में मौजूद लड़की बीटी सिमोन का साथ देने लगती है। दोनों बिना कुछ सोचे उस औरत की जान बचाने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वो औरत भागते भागते एक छोटी सी रिवर के पास फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। वहीं पीछे पीछे आए कुछ लोग उसे जान से मारने ही वाले होते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त मार्टिन वहां पहुंचता है और बिना देरी किए उन दोनों आदमियों को शूट कर देता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो मार्टिन अपनी टीम का साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन वाटर में गिरने की वजह से इन्फेक्टेड हो चुकी है। उसे देखकर मार्टिन को मजबूरन उसे भी शूट करना पड़ता है। सिमोन के लिए यह सब बहुत झटका देने वाला था। तभी उसे समझ आता है कि जमीन पर रहना तो सुरक्षित है, लेकिन बारिश या रुके हुए वाटर के संपर्क में आना अब भी बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ तक कि जरा सा भी कांटेक्ट उन्हें इन्फेक्ट कर सकता है। इस घटना के बाद सिमोन सबको लेकर एक और बंकर की ओर निकलती है, जिसकी लोकेशन उसे याद थी। वहां पहुंचने में उन्हें लगभग 1 दिन का समय लगने वाला था। रात होने से पहले सब एक पास के घर में रुकने का डिसाइड करते हैं। घर के अंदर उन्हें मरे हुए हंटर्स के कुछ हथियार, कपड़े